हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में समझा था। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉज के बारे में समझेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का हमारे पास। इससे हमारे पास काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे पास लॉज होते हैं, जैसे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया हमारे पास, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया हमारे पास। ये जो फॉर्मूलाज है हमारे पास, उससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वहाँ पर एग्जाम में, और डायरेक्टली क्वेश्चन जो थियोरेटिकल होते हैं वो भी पूछे जाते हैं वहाँ पास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि रिमोट सेंसिंग इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्टिंग विद मैटर आर सिस्टमैटाइज्ड in a simple set of rules called radiation laws, which define quantitative aspect of the properties of electromagnetic energy। तो रेडिएशन लॉ क्या बताता है हमारे पास? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बताता है हमारे पास कि कितनी क्वांटिटी, मतलब कि एनर्जी की वैल्यू देता है हमारे पास। ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू देते हैं हमारे पास। ठीक है, these laws apply when the radiating body is what physicists call a black body radiator। तो ये जो लॉ अप्लाई है किसके लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएटर के लिए अप्लाई है, मतलब ब्लैक बॉडी के लिए अप्लाई है हमारे पास। अभी ब्लैक बॉडी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ब्लैक बॉडी कंडीशन अप्लाई व्हेन द रेडिएटर हैज वेरी वीक इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड कैन बी कंसिडर टू बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, वो हमारे पास ब्लैक बॉडी कंडीशन कहलाती है। अब although stars do not satisfy perfectly the condition to be black body radiators, they do to a sufficiently good approximation that it is useful to view stars as approximate black body radiator। मतलब stars को हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स मानते हैं, बट वो 100% नहीं होते हैं हमारे पास। अब ब्लैक बॉडी के बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो जैसे कि मैंने डिस्कस तो प्रीवियस लेक्चर में भी किया था ब्लैक बॉडी के बारे में, तो ऑल मटेरियल्स अबव एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन मतलब कि माइनस का 273.14 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर इसमें हम प्लस का 273.14 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो जीरो केल्विन का मतलब माइनस का 273.14 डिग्री। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि ये जो लॉज के फॉर्मूलाज होंगे वो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में होंगे हमारे पास, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया जाएगा टेम्परेचर वो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा। उसमें आप प्लस का 273.14 डिग्री सेल्सियस मतलब कि ऐड करोगे डिग्री, तो वो केल्विन में कन्वर्ट होगा, जिसका हम यूज करेंगे किसके अंदर? फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के बारे में हम देख रहे थे कि ऑल मटेरियल्स हैव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एमिट रेडिएशन। तो वो क्या रेडिएशन को एमिट करते हैं हमारे पास। इफ यू लुक एट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल ईच एट द सेम टेम्परेचर, यू विल फाइंड द रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय देम इज डिफरेंट। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टेम्परेचर भी डिफरेंट हमारे पास रेडिएशंस को एमिट करता है हमारे पास। ठीक है, दिस लेड फिजिसिस्ट टू इन्वेंट द परफेक्ट एमिटर नोन एज ब्लैक बॉडी विच एमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एट ईच वेवलेंथ। तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में रेडिएशंस को एमिट करती है हमारे पास ब्लैक बॉडी जो होती है। ठीक है, ऑल्दो सम मटेरियल्स कम वेरी क्लोज टू बीइंग परफेक्ट एमिटर्स इन सम वेवलेंथ रेंजेस, नो रियल मटेरियल्स आर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो कोई परफेक्ट नहीं है, स्टार्स को भी हम अप्रोक्सीमेट होता है हमारे पास। ठीक है, फॉर्चुनेटली द रेडिएशन इनसाइड ए कैविटी whose walls are thick enough to prevent any radiation from passing directly through them can be shown to be a radiation that would be emitted by a black body। तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी रहती है वहाँ पर, मतलब जो भी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल होती है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है वहाँ पर। तो एक कहने का मतलब है कि कोई कैविटी है जिसके अंदर रेडिएशंस जो है वो थिक वॉल से कवर्ड है, और वो रेडिएशंस उसी के अंदर रहती हैं हमारे पास, और जो एमिशन होता है उन्हीं रेडिएशंस का ब्लैक बॉडी के थ्रू एमिट होता है हमारे पास। अभी फिगर में भी देखेंगे कि भाई ऑब्जर्विंग द रेडिएशन इनसाइड द कैविटीज फिजिसिस्ट न्यू द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड टू वेरिएबल्स, जो कि क्या है हमारे पास? टेम्परेचर और वेवलेंथ। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ के बारे में ही हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होता है वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारे पास। ठीक है, तो अभी जैसे कैविटी की बात कर रहे थे कि कोई भी रेडिएशन है और ये कैविटी है हमारे पास, तो ये जब इसके अंदर इंसर्ट होती है तो ये थिक वॉल है हमारे पास जो इसको बाहर नहीं निकलने देती है हमारे पास।
तो इलस्ट्रेशन शोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पासिंग थ्रू द स्मॉल कैविटी इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन ए ब्लैक बॉडी, मतलब परफेक्टली एब्जॉर्बर भी रहती है वहाँ पर जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है वहाँ पर। तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन देखते हैं कि एक ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सरफेस विच एब्जॉर्ब्स द एंटायर रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट। तो जो भी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब करती है वहाँ पर ब्लैक बॉडी। इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो ये दो कीवर्ड्स हैं वहाँ पर, एक तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर रहता है हमारे पास, ब्लैक बॉडी जो होती है परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है हमारे पास, और एक परफेक्ट रेडिएटर भी होती है वहाँ पर जो कि डिफरेंट रेंज में या फिर सभी रेंज में वेवलेंथ को एमिट करती है वहाँ पर ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो एक तो एब्जॉर्बर होता है और एक हमारे पास रेडिएटर होता है हमारे पास ब्लैक बॉडी। बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक व्हेन इट इज कोल्ड हमारे पास, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन थी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ब्लैक बॉडी से पूछा जाता है वहाँ पर, ठीक है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हमें पता है कि कॉनिकल फॉर्म में रहता है वहाँ पर। अगर हम एनर्जी या रेडिएशन की बात करते हैं वहाँ पर, तो सॉलिड एंगल इज ए 2 डायमेंशनल एंगल इन 3 डायमेंशनल स्पेस डेट एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंड टू ए पॉइंट। तो ये कॉनिकल शेप है हमारे पास, ठीक है। सॉलिड एंगल होता है हमारे पास जो एक पॉइंट से सबटेंड करता है हमारे पास। हेंस इट इज ए 3 डायमेंशनल कोन एंड इज ए measure of how large that object appears to an observer looking from that point. In other words, it is the angle that seen from the center of a sphere includes a given area on the surface of that sphere. तो मतलब आप एक स्फीयर मान लीजिए और ठीक है, तो ये स्फीयर हो गया, सेंटर से वापस जो लुकिंग एंगल है वापस वो क्या सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी एनर्जी सोर्स है तो इस तरीके से हमारे पास सेंस करता है अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल के फॉर्म में रहता है जो कॉनिकल शेप का होता है वहाँ पर। द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द साइज ऑफ दैट एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है जिसके बेसिस पे हम असाइनमेंट में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे वहाँ पर। तो ये जो सॉलिड एंगल है, द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जो रेडियस है हमारे पास, ठीक है, उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं जो भी एरिया जो कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। ये कुछ एरिया कवर करेगा हमारे पास, तो उस एरिया को डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर से करते हैं तो सॉलिड एंगल देता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा हमारे पास। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर बाई मे सबटेंड द सेम सॉलिड एंगल एज ए लार्जर ऑब्जेक्ट फार्दर अवे। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉल और नियर मून कैन टोटली इक्लिप्स द लार्ज और रिमोट सन बिकॉज एज observed point from a point on the earth both objects fill almost exactly the same amount of sky। तो जैसे कि मान लीजिए एक अर्थ सरफेस के ऊपर से कोई भी पॉइंट है और जब मून को हम देख रहे हैं, ठीक है, एक हमारे पास मून है और एक हमारे पास क्या है, सन है। अब जैसे हमें पता है कि सन का जो वॉल्यूम है वो या फिर उसका साइज जो है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द मून, बट हम पॉइंट कहाँ से देख रहे हैं, सन के थ्रू। तो ये पूरा का पूरा जो है वो इक्लिप्स कर लेता है वहाँ पर, मतलब पूरा कवर कर लेता है ये स्मॉल पार्ट पूरे सन को वहाँ पर जो लार्जर एरिया रखता है वहाँ पर। तो ये किसकी वजह से, सॉलिड एंगल की वजह से वहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो दोनों का डिफरेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो स्मॉल जो नियर मून होता है वो लार्ज या फिर रिमोट सन मतलब फार्दर पॉइंट पे होता है, उसको पूरा इक्लिप्स कर लेता है वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। तो उससे कॉन्सेप्ट समझ आता है कि इक्लिप्स जो होता है वो सॉलिड एंगल की वजह से होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्लियरली विजिबल करते हैं तो हम सॉलिड एंगल इससे एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं वहाँ पर। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉज के बारे में। पहले हम प्लैंक कांस्टेंट जैसे हम जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि प्लैंक मेड द रिवोल्यूशनरी assumption that an oscillating atom in the wall of a cavity can exchange energy with the radiation field inside a cavity only in discrete bundles called क्वांटा और फोटोन। हमने क्वांटा और फोटोन जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसके फॉर्म में जो डिस्क्रीट बंडल्स होते हैं, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ बंडल्स के फॉर्म में एनर्जी, और या फिर लाइट है तो वहाँ पर फोटोन के फॉर्म में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसमें कन्वर्ट हो सकती है जो भी रेडिएशन इनसाइड द कैविटी होती है वहाँ पास, ठीक है। तो जो ऑसिलेटिंग एटम्स होते हैं वहाँ पर वो एक्सचेंज करते हैं एनर्जी को विद द रेडिएशन इनसाइड द कैविटी है वहाँ पास, ठीक है। और किसके फॉर्म में, क्वांटा या फोटोन के फॉर्म में वहाँ पास। तो इसके बेसिस पर जो रेडिएंट एनर्जी निकलती है वो है फॉर्मूला H इंटू न्यू लिखते हैं। यहाँ पे क्या आई बार से
हमारे पास उसको डिनोट किया गया है, बट आप एनर्जी को क्या लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, न्यू तो हमारे पास पता है फ्रिक्वेंसी, ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। उसके बाद हमारे पास एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पास। ठीक है, जो कि रखता है हमारे पास एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो एक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो इनकी यूनिट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जब अगर इसको कन्वर्ट करना होगा किलो जूल सेकेंड या फिर किसी भी अदर यूनिट में, तो इसकी जो पावर है 10 की पावर वो चेंज हो जाएगी। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास, तो इसकी यूनिट हमें अच्छे से याद रखनी है जिससे कि आंसर हमारे पास करेक्ट निकले हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें ने पढ़ा था कि जो न्यू की वैल्यू होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सी बाई लेमडा, जो कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ के बराबर होती है। तो एनर्जी जो हो जाती है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है एच सी बाई लेमडा के बराबर होती है यहाँ पास। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। विद दिस assumption ही showed that radiation being emitted by a black body is given by the Planck's radiation law हमारे पास। तो जो रेडिएशन एमिट होते हैं वहाँ पर ब्लैक बॉडी से विद द हेल्प ऑफ किसकी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिनोट करते हैं वहाँ पर, विच गवर्न्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया इनटू अ फिक्स डायरेक्शन, जो कि हमारे पास क्या होता है सॉलिड एंगल होता है, फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ फॉर ए फिक्स टेम्परेचर। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो क्या करती है कि जो कोई भी ब्लैक बॉडी मान लीजिए आप, ठीक है, उसमें से हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो एमिट करेगा फ्रॉम ए यूनिट सरफेस एरिया, हमने यूनिट सरफेस एरिया लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल में कितना यूनिट सरफेस एरिया वहाँ पास रेडिएशन की इंटेंसिटी को एमिट करता है वहाँ पर एट अ फिक्स टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर पे। तो ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि डिनोट करता है हमारे पास प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को। तो इसमें जो बी टी है वो हमारे पास क्या है, रेडियंट एक्जिटेंस, जो कि ब्लैक बॉडी से हो रहा है हमारे पास। इसकी यूनिट जो है इंपॉर्टेंट है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन पर माइक्रोमीटर हमारे पास। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे एक्जिटेंस हम देखेंगे, रेडियंस देखेंगे हमारे पास, ठीक है, और इंटेंसिटी देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी नेक्स्ट यूनिट में कवर की जाएंगी टेबुलर फॉर्म में यूनिट के साथ और उनकी डेफिनेशन के साथ। बट अभी हम क्या रेडिएशन लॉस समझ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला। इसमें प्लैंक्स जो कांस्टेंट था जैसे मैंने बताया 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद सी जो है वो हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये ऐड हुआ है, जो कि आपको याद रखना है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन है हमारे पास। ठीक है, यूनिट आपको याद रखनी है जूल पर केल्विन। ज़्यादातर जो फॉर्मूलाज होंगे जैसे हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है माइक्रोमीटर में और जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा उसको प्लस करना है हमारे पास 273.15 डिग्री या फिर 14 डिग्री सेल्सियस, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखते हैं। अब तक हमने इसके पार्ट्स को देखा, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो है 2c² डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 4 इंटू एच अपॉन में ई की पावर एस सी बाई लेमडा बाई के टी माइनस का 1। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसका जो एप्लीकेशन है कि हम इसको फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे वो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिनका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस फॉर्मूले में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर, और टेलीग्राम के अंदर भी हमें मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर। फिर से याद करते हैं कि 2c² डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 5 इंटू एच अपॉन में ई की पावर एस टी बाई लेमडा के टी माइनस का 1 होता है वहाँ पर स्पेक्ट्रल रेडियंट एक्जिटेंस वहाँ पर। ठीक है, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये नैनोमीटर में पूछा जाए। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेवलेंथ को वहाँ पर, तो वो आपको इसी टाइम पर ध्यान देना है, क्योंकि गेट एग्जाम में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको आपको फोकस के साथ अच्छे से करना है। अब हम रेडियंट एक्जिटेंस देख रहे थे कि कोई भी ब्लैक बॉडी है तो किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से इन्हें सॉलिड एंगल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एग्जिट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, या फिर एमिट हो रहा है। तो रेडियंट एक्जिटेंस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट एरिया रेडिएटेड बाय ए सरफेस,
When it is considered for a specific frequency in the spectrum, it is called spectral radiant excitance. अब मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ कि जहाँ पर भी स्पेक्ट्रल वर्ड आ जाए वो क्या है, वहाँ पर वेवलेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुई है, हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस की बात हुई है। तो रेडिएंट एक्जिटेंस हमें पता है, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि सॉलिड एंगल में बाई यूनिट एरिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्जिटेंस होता है रेडिएशन का, वो वहाँ पर रेडिएंट एक्जिटेंस कहलाता है, ठीक है, एट स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बट यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की बात करते हैं कि उस वेवलेंथ में कितना एनर्जी जो एमिट हो रहा है वहाँ पर या एग्जिट हो रहा है। तो किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल रेडिएंट एक्जिटेंस कहलाता है वहाँ पर। जैसे हमने थर्ड यूनिट में देखा है कि जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व होगा या फिर स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व होगा वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करेंगे वहाँ पर। तो जहाँ पे भी स्पेक्ट्रल वर्ड आ जाए वो वेवलेंथ से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद हम एमिशन की फुल डेफिनेशन देखते हैं कि एमिशन इज द प्रोसेस बाय विच ए बॉडी एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूजली एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट एनर्जी वहाँ पर एमिट होती है। तो वो जो एमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको हम एमिशन कहते हैं वहाँ पर। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि जो रेडिएशन पास थ्रू हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट एटेन्यूएशन हमारे पास, कि ज़्यादा टाइम पीरियड हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, तुरंत आई ऑब्जेक्ट्स से डायरेक्ट पार हो जाती है। जैसे हम ट्रांसमिशन देखेंगे किसके केस में, वाटर के केस में हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाटर सरफेस से ट्रांसमिट हो जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको जो क्लियरली ऑब्जेक्ट्स होते हैं वाटर के अंदर वो क्लियरली विजिबल होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो रेडिएशन है वो ट्रांसमिट होके ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मतलब कि पासिंग ऑफ रेडिएशन थ्रू ए सबस्टेंस हमारे पास, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पता है आपको कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है हमारे पास, मतलब कि कन्वर्ट कर रही है किसी दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में, ठीक है। स्पेशली वो क्या है, हीट में कन्वर्ट करती है वहाँ पर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, रेडिएशन आएगा उसको स्मॉल पार्ट तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा वहाँ पास, या फिर आप मान लीजिए स्कैटरिंग हो रहा है या फिर ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ पर, लेकिन कुछ पार्ट जो है एनर्जी का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि जनरली हीट होता है वहाँ पास, ठीक है। इट कॉजेज रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम वहाँ पास। तो जो स्ट्रेंथ होती है, जो उसके ऊपर फॉल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर रेडिएशन की, वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है वहाँ पास, क्योंकि कुछ पार्ट जो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एनर्जी फॉर्म में वहाँ पास, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ये फिगर, लेकिन अभी इस कर्व को समझने के लिए आपको दो बातें समझनी होंगी, एक तो विंस डिस्प्लेसमेंट लो, एक हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लो। सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं और फिर आगे उन दोनों लॉज के बारे में पढ़ते हैं, फिर वापस हम इस कर्व के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द प्लैंक्स लॉ गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट पीक्स एट ए सर्टेन वेवलेंथ। The peak shifts to shorter wavelength for higher temperature and the area under the curve grows rapidly with increasing temperature, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है इसी के बेसिस पे पूरा ये जो लेक्चर है इंपॉर्टेंस बढ़ाता है हमारे पास। इसने बोला है कि जो पीक है, ठीक है, पहले हम फिगर देखते हैं। इसमें जो कर्व है हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्यों ये जो टेम्परेचर है 200 केल्विन 300 केल्विन 500 केल्विन, ये इंक्रीज हो रहा है इन द लेफ्ट साइड हमारे पास, ठीक है। तो 300 केल्विन जो है वो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है। 300 केल्विन जो है अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एट द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। उसके बाद जो 6000 केल्विन है वो है हमारे पास सन टेम्परेचर पे हमारे पास। तो हम देख सकते हैं कि सन के टेम्परेचर पे जो है वो कर्व का जो एरिया है वो कवरेज ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ का कर्व बन रहा है वो हमारे पास कम एरिया को कवर कर रहा है। और रेंज ऑफ वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये इंक्रीजिंग साइड है वहाँ पर। तो अर्थ के लिए यहाँ पास जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो हाइयर है एज कम्पेयर टू द सन, जहाँ पे हमारे पास पीक अवेलेबल है वहाँ पास, ठीक है। तो पीक की भी बात करेंगे वहाँ पास। पीक की बात क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो लॉज हैं उसी के बेसिस पर है। तो इसमें देख सकते हैं इसका जो पीक है हाइयर टेम्परेचर पे वो शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ पर है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेंज ऑफ वेवलेंथ जो पीक होता है वो हाइयर रेंज ऑफ वेवलेंथ पे अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है। तो विजिबल रेंज कौन सा है हमारे पास, 400 से 700 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में मतलब 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है वहाँ पर, जो कि पीक होता है सन के कर्व के लिए हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसका पीक जनरली क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन पे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वापस। तो अर्थ की स्टडी करनी है आपको तो इंफ्रारेड रेडिएशन के रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमें करनी पड़ती है, ठीक है, यही रीजन है वापस। अब दो लॉज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, दूसरा हमारे पास क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है हमारे पास, ठीक है। तो द बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्लैंक्स लॉ। फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ वन कैन डिराइव टू अदर रेडिएशन लॉ, एक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दूसरा है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो सबसे पहले हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ समझते हैं वापस, कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताता है कि टोटल एमिटेड रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 4। तो ये जो एमिटेड रेडिएशन है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, उस बॉडी के टेम्परेचर के पावर 4 का हमारे पास। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, कि जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास एरिया कवरेज जो है बाय द कर्व वो इंक्रीज होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसमें इजीली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टी की पावर 4, ठीक है, टेम्परेचर की पावर 4 के साथ डायरेक्टली रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे तो टेम्परेचर को पहले क्या करना है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है हमारे पास, ठीक है, जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा ब्लैक बॉडी का। उसके बाद जो सिग्मा है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये होता है हमारे पास 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, ठीक है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 3-4 कांस्टेंट होंगे हमारे पास, एक विंस डिस्प्लेसमेंट का भी कांस्टेंट होगा, उसके बाद ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट वैल्यू, और उससे पहले हमने क्या देखा था, एक जो हम स्पेक्ट्रल रेडियंस उसमें हम 1.38 इंटू 10 की पावर एक फॉर्मूला देखते हैं वहाँ पर 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन है, वो यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये 3 कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है वापस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ई जो है वो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट सरफेस यूनिट मेजर्ड इन द वॉट पर मीटर स्क्वायर लिविंग ए ब्लैक बॉडी वहाँ पास, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है जिसका फॉर्मूला ई इज इक्वल टू सिग्मा 10 टी की पावर 4 है हमारे पास। उसके बाद हम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ समझते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेशन देते हैं यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एंड द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, के हमने एनर्जी देखी विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 4 अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बट विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो एमिशन होता है रेडिएशंस का वो शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ का होता है यहाँ पर, और जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो यहाँ पर हाइयर रेंज ऑफ वेवलेंथ की निकलती है यहाँ पर, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब इसमें बी जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन, याद रखना है आपको। माइक्रोमीटर इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम टेम्परेचर को केल्विन में पुटअप करेंगे तो हमारे पास लैम्डा जो मैक्सिमम वेवलेंथ रेंज होगी वो निकलेगी हमारे पास माइक्रोमीटर के अंदर हमारे पास। तो ये डायरेक्टली है, इसको मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, काफ़ी जगह यहाँ पास नैनोमीटर में होती है वैल्यू, तो आपको याद करने के लिए मैंने माइक्रोमीटर में रखी है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इससे जो वेवलेंथ निकलेगी उसकी यूनिट होगी हमारे पास माइक्रोमीटर, ठीक है। और टेम्परेचर आपको किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है यहाँ पर। तो बी की वैल्यू यहाँ पास 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन के यूनिट के अंदर है हमारे पास, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, मतलब पीक जो वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसके बाद हम वापस चलेंगे उस कर्व के ऊपर। तो ये पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी समझा रखा है बट आपको समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ गिव्स द वेवलेंथ ऑफ द पीक ऑफ द रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन while the Stephen Boltzmann law gives the total energy being emitted at all wavelengths by the black body हमारे पास, which is the area under the Planck's law curve हमारे पास, ठीक है। तो Planck's law curve जो हमने देखा था उसका क्या एरिया जो है वो रिप्रेजेंट होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमारे पास, और जो पीक हम देख रहे थे वेवलेंथ का वो हमारे पास किससे डिफाइन होता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमारे पास, ठीक है। दस द विंस लॉ एक्सप्लेन द शिफ्ट ऑफ द पीक टू द शॉर्टर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का तो वैसे वैसे शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ का हमारे पास
पीक मिलता है हमारे पास जो लैम्डा मैक्स होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ का रहता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वाइल द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक्सप्लेन्स द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द कर्व एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, तो वो कर्व को रिप्रेजेंट कर कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। तो जो ग्रोथ है हमारे पास वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की वजह से होती है, जो कर्व की ग्रोथ होती है हमारे पास, ठीक है। और जो पीक जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है वो किससे डिफाइन होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से होता है हमारे पास, ठीक है। तो नोटिस दैट दिस ग्रोथ इज वेरी लार्ज बिकॉज इट वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं उस कर्व के ऊपर और अच्छे से फिर से उन दोनों लॉज को समझते हैं हमारे पास। एक था हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं पीक जो है वो शॉर्टर रेंज ऑफ वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। तो कर्व का हम ग्रोथ देख रहे हैं वो किसकी वजह से, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे कर्व का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कर्व का सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, इससे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो चीज़ें और याद रखनी है, एक तो सन का टेम्परेचर जनरली 6000 केल्विन है, और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है वहाँ पर। तो जो सन से मैक्सिमम पीक जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो विजुअल रेंज में रहती है वहाँ पर, और इसमें इंफ्रारेड रेंज में रहती है अर्थ टेम्परेचर से, ठीक है। इसमें इनकैंडेसेंट लैंप भी है हमारे पास जो कि कितना टेम्परेचर रख रहा है, 3000 केल्विन रख रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस कर्व के बारे में समझनी है हमारे पास। अब उसके बाद एक किरचॉफ्स लॉ होता है, ठीक है, सिंपल सा होता है। ये बोलता है हमारे पास कि ए बॉडी परफेक्ट acts as a perfect black body if the sides of the body are maintained at a constant absolute temperature। कि जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, एक तो हम थिक वॉल ले रहे थे, ठीक है, कैविटी का। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है, मेंटेन होना चाहिए हमारे पास, तभी हम उसकी ब्लैक बॉडी कहेंगे हमारे पास। उसके बाद है कि ए वेरी स्मॉल होल इन कंपेरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी इज मेड इन द बॉडी इटसेल्फ हमारे पास। तो वो कैविटी जो हम देख रहे थे, तो वो स्मॉल होल जिसके थ्रू हमारे पास रेडिएशंस उस कैविटी में पास होती हैं और फिर वो उसी में फंस जाती हैं हमारे पास और परफेक्ट एब्जॉर्बर बनाती हैं ब्लैक बॉडी को। तो वो क्या है, स्मॉल होल इन कंपेरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी इज मेड इन द बॉडी इटसेल्फ हमारे पास, ठीक है। वी नो from the principle of conservation of energy that when a surface intercepts incident incoming radiation, it interacts with it and some amount of radiation is reflected, absorbed and transmitted। तो ये जो हम तीन चीज़ों की बात कर रहे थे, एक था हमारे पास रिफ्लेक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा हमारे पास ट्रांसमिशन हमारे पास, ठीक है। इन तीनों को समेशन जो होगा, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड हमारे पास, तो जितनी भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है हमारे पास उतनी ही एनर्जी आउटपुट में निकलेगी हमारे पास। बट ये है कि कुछ फॉर्म जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, कुछ फॉर्म हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ फॉर्म हमारे पास क्या पास थ्रू हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इन तीनों की एनर्जी को मिला के क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी होगी जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है। तो ये हमारे पास किरचॉफ्स लॉ है जो कि क्या कहता है कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एनर्जी इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज इक्वल टू द ट्रांसमिशन एनर्जी, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन प्लस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन प्लस ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ठीक है। अब अगर हम इसको कोफिशिएंट में चेंज कर देते हैं, मतलब तीनों एनर्जी फॉर्म को किसके इंसिडेंट एनर्जी से डिवाइड करते हैं वापस, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद ये क्या हो गया वहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन क्या कहलाता है वहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं वहाँ पास। एब्जॉर्प्टिव क्या होता है हमारे पास, एब्जॉर्प्टिविटी वो होता है हमारे पास कि एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्टिविटी कहलाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिसिविटी कहलाता है यहाँ पर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिविटी प्लस एब्जॉर्प्टिविटी प्लस ट्रांसमिसिविटी को मिला के क्या हो रहा है, इक्वल टू 1 हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब एमिसिविटी की बात करते हैं, जो कि कंपेरिजन है विद रेस्पेक्ट टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है।
तो एमिसिविटी एक्सप्रेसेस द एफिशिएंसी विद विच द बॉडी इरेडिएट्स. इट इज डिफाइंड एज द एमिसिविटी इज इक्वल टू एमिटेंस ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय द एमिटेंस ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर हमारे पास. ठीक है, और टेम्परेचर क्या है हमारे पास? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है हमारे पास. तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है वो कितना एमिट कर रहा है रेडिएशंस को, उसका कंपेरिजन कर रहे हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट द जीरो या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी जितना रेडिएशंस को एमिट करता है हमारे पास. तो एमिटेंस जो है ब्लैक बॉडी से एट द सेम टेम्परेचर इज द एम, और एम जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? एमिटेंस फ्रॉम ए गिवन ऑब्जेक्ट हमारे पास. तो इस रेशियो को क्या कहते हैं हम? एमिसिविटी कहते हैं हमारे पास. ठीक है, एमिसिविटी जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, जिसकी वैल्यू हम देख सकते हैं 0 से 1 लाई करती है. यहाँ पर 0 होगी हमारे पास जब नॉन रेडिएटिंग सोर्स होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है हमारे पास. ठीक है, तो नॉन रेडिएंट सोर्स के लिए वैल्यू जो होगी एमिसिविटी की 0 होगी, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास क्या होगी? एमिसिविटी की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वो किसके बराबर एमिटेंस शो करेगा? ब्लैक बॉडी के बराबर ही एमिटेंस शो करेगा हमारे पास. ठीक है, तो सिंस द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी एंड एट द सेम टाइम एमिट्स रेडिएशन विद हायर एफिशिएंसी, इट्स वैल्यू ऑफ एमिसिविटी इज इक्वल टू 1 हमारे पास. ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट था. कोई भी डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के यूट्यूब के ऊपर, और हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वापस. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए. थैंक यू.